इसी पर और विस्तार से हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर स्ट्रैटेजिक अफेयर्स मेजर गौरव आर्या इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेजर गौरव, एक बार फिर से कनेक्शन पाकिस्तान ही। देखिए, आप कोई भी आतंकवादी घटना ले लीजिए, ये खुरासान का जो एरिया है, जो ईरान, अफगानिस्तान और पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान की हम बात करते हैं, जिसको खुरासान का लगभग एक इस खित्ते को खुरासान कहते हैं। मैं रफली बता रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं बता रहा। यहाँ पे आप देखिएगा कि जब भी कुछ होता है, या लंदन में या कहीं भी दुनिया में, तो वहाँ पे पाकिस्तानी एंगल, ये जो फारूकी है ये रावलपिंडी का रहने वाला है, और जहाँ का रहने वाला है वो ज्यादा दूर नहीं है, जो GHQ है, जनरल हेडक्वार्टर्स पाकिस्तानी आर्मी का रहने वाला। तो ऐसे गुर्गे पाकिस्तानी फौज ने पाल रखे हैं। ये भी पाकिस्तानी है, कंट्रोलेबल एसेट है, पाकिस्तानी पंजाबी है। और ये अफगानिस्तान में देखिए, बात ये है कि एक फोर्स बना के रखी है, जिसको आप इस्लामिक स्टेट कह सकते हैं, इस्लामिक स्टेट खुरासान। ये वहां पे फोर्स है। जब तक जो तालिबानी है वो पाकिस्तान की बात मान रहे हैं, तब मान रहे हैं। जब उनको लगा कि थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पावर दाएं-बाएं हुआ, तो उन्होंने फिर इस्लामिक स्टेट को अनलीश करा गया। ये सब पाकिस्तान के ही हथकंडे हैं। आप ऊपर नीचे लगा लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ताने-बाने पाकिस्तान से ही जुड़े मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मेजर गौरव, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ। देखिए, इससे पहले इस तरह का हमला होगा, आप और हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, इसी शो में हम चर्चा कर चुके हैं। बावजूद इसके इंटेलिजेंस का क्या मतलब रह जाता है फिर? इंटेलिजेंस सिर्फ ये बता सकती है कि हमला होने वाला है, और इंटेलिजेंस ने बताया भी था कि हमला होने वाला है करीब 2-3 दिन पहले ब्लास्ट के। लेकिन वहां पे तालिबान का काम था। तालिबान तो चढ़ दौड़े काबुल के ऊपर। अब नहीं इनसे संभल रहा है। कोई और मुल्क होता तो संभालता, पुलिस वालों को लगाता, किसी तरीके से लोगों को तितर बितर करता या कुछ करता। तालिबान ने कुछ नहीं करा। वहां पे तालिबान ने इकट्ठा होने दिए लोग। शौक है राज करने का, लेकिन राज कैसे करना है ये नहीं पता। सरकार बनाने का शौक है, लेकिन सरकार काम कैसे करती है ये नहीं पता। तो ये तालिबान की सोच है। और दूसरी चीज ये है, फारूकी को जेल से किसने छुड़ाया? अब आप कोई बोल दे कि साहब तालिबान को क्लीन चिट है, तालिबान ने नहीं करा। कैसे नहीं करा? वो जेल में था, उसको छुड़ाया किसने? हमें ये देखना है ना। वो जब जेल में था तब तो ये सब ब्लास्ट नहीं हो रहे थे यहाँ पे। उसको जेल से छुड़ाया, ये सब ब्लास्ट होना शुरू हो गए। अब ये पूछना है कि इसमें तालिबान कितना मुलव्विस है, इतना पाकिस्तान कितना इन्वॉल्व है इसमें। क्या अगर, मैं ये भी समझना चाह रही थी आपसे कि क्या अगर ये ऑलरेडी आप ही की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, तो क्या आपको उस तरह के निर्देश नहीं दिए जाने चाहिए थे? या आपको अपने पैराट्रूपर्स को, क्या आपको नहीं लगता है कि वहां उतारा जाना चाहिए जहां पर तालिबानी नहीं है, और वहां से फिर आप कंट्रोल करिए चीजें? मेजर गौरव, अफगानिस्तान को नहीं छोड़ा इन्होंने बीच में, जो छोड़ के भाग गए लोग। इन्होंने सिर्फ अफगानिस्तान को नहीं छोड़ा, इन्होंने अपने अमेरिकन सिटीजन्स को भी छोड़ दिया वहां पे। तो सिर्फ ये कह देना कि अटैक होने वाला है, अटैक होने वाला है, अरे सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना चाहिए था कि वहां पे जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं या बाकी सिटीजन्स हैं, बाकी मुल्कों के भी, क्योंकि आपकी गारंटी पे लोग वहां पे आए हैं, वो लोग सेफली वहां से चले जाएं। एक बार वो सेफली चले जाते, उसके बाद आपको जो तालिबान को सौंपना था आप सौंप देते। अचानक आपने एक दिन सवेरे अपना हाथ झाड़ा, बोला कि थैंक यू, हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे आप तालिबान से बातचीत कर सकते थे दोहा में। दोहा में आप लोग बातचीत करते तालिबान से कि ठीक है, ऐसा है, हम सबको इवैक्यूएट कर रहे हैं। या फिर आप अफगान गवर्नमेंट को बताते हैं हम सबको इवैक्यूएट कर रहे हैं। सारे एम्बेसीज को टाइम देते आप कि हम आपको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, 1 महीने में जिसको जाना है जाओ। कहानी खत्म। जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाए। 1 महीने के बाद कट, अमेरिकन ट्रूप्स लीव। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, अमेरिका की जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि अमेरिका की ही गारंटी पे बाकी सब लोग वहां पे आए थे अफगानिस्तान में। हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। मेजर गौरव, आप सुन रहे होंगे, एक बार फिर से फायरिंग हुई है। कल ब्लास्ट होता है, फायरिंग हुई है, बल्कि और छोड़िए, एक और ब्लास्ट हो सकता है, एक बार फिर से निशाना बनाया जा सकता है। ये अलर्ट भी लगातार मिल रहा है। और इस बार आप ये देखिए कि रॉकेट लॉन्चर से और वो जो यात्री विमान हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है। नहीं, ये देखिए, बात ये है कि जो आइसिस खुरासान है या इस्लामिक स्टेट खुरासान है, उसका जो बेसिक प्रॉब्लम है तालिबान के साथ, 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। और सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम ये रही है कि आपने बात क्यों करी अमेरिकन से, आपको नहीं बात करनी चाहिए थी। और ये लोग देवबंदी हैं, जो तालिबान हैं, वो लोग सलाफी हैं। तो इनकी आपस में जो फिक्र हैं और जो इनका जिस तरीके से इस्लाम को देखते हैं और जिस तरीके से ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हैं, इनके बीच में बहुत लड़ाई है। और पहले भी बहुत खून खराबा हुआ है इनके बीच में। अब आपकी जो बात है कि दोबारा ब्लास्ट हो सकता है, क्यों नहीं? इस्लामिक स्टेट बार बार टारगेट करेगा, जहां उसको मौका मिलेगा वहां पे इस्लामिक स्टेट टारगेट करेगा। और इस पे इस्लामिक स्टेट चूकेगा नहीं, क्योंकि उसका एम यही है कि तालिबान वहां पे पावर में ना आए। तो वो पूरी कोशिश करेगा कि तालिबान के खिलाफ जो भी हरकत करे। पर कहीं ना कहीं पीछे तालिबान के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो हमारे सारे दर्शक हैं,
आप ये मत समझिए कि तालिबान अलग है और इस्लामिक स्टेट अलग है। इसमें से कई लोग हैं जो एक जमाने में तालिबान में थे, अब इस्लामिक स्टेट में हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पश्तून एलिमेंट्स हैं इस्लामिक स्टेट के, जो अब तालिबान में हैं। तो इसमें काफी इंटरमिंगलिंग भी है पहले से। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जिनको ये हुआ कि अब तालिबान जो है वो अमेरिका के साथ जाके खड़ा हो गया, या पश्चिमी देशों को लेकर या उसकी सोच थोड़ी सी जो नरम पड़ी उसे लेकर कई गुस्सा गए और वो आईएसआईएस के में जाकर शामिल हो गए। लेकिन मेजर गौरव, मैं थोड़ा आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जो CIA के चीफ ने काबुल में तालिबान से मुलाकात की है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? MI6 के जो इंग्लैंड की जो सीक्रेट एजेंसी है और साथ ही साथ बाजवा के साथ कल ही ये मुलाकात हुई है, इन मुलाकातों के क्या मायने निकाले जाए, इनको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सभी को कंसर्न है अफगानिस्तान को लेकर। मुझे पता नहीं जनरल बाजवा ने क्या बात करी होगी, क्योंकि उनके तो खुद एसेट्स हैं तालिबान, इस्लामिक स्टेट उन्हीं के एसेट्स हैं काफी हद तक, 100% नहीं बट काफी हद तक वो लोग फंड भी करते आए हैं, कंट्रोल भी करते आए हैं, उनके साथ लड़ते भी आए हैं। तो टेररिस्ट एंटिटी कोई भी है वो कहाँ खत्म होती है और पाकिस्तानी आर्मी कहाँ शुरू होती है, या पाकिस्तानी आर्मी कहाँ खत्म होती है और कहाँ पे लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन या इस्लामिक स्टेट या फिर तालिबान ये कहाँ पे शुरू होते हैं, ये आज तक किसी को पता नहीं लग पाया। ये एक दूसरे के अंदर घुले मिले हुए हैं। जहां तक CIA और MI6 के चीफ की बात है, सब लोग इसी से कंसर्न है कि भाई अगर हमारा कोई एम्बेसी का स्टाफ है, हमारा कोई सिटीजन है, वो यहाँ पे रुक गया है, अगर ठहर गया पीछे, तो किस तरीके से तालिबान का कोऑपरेशन लिया जाए, उनको देश से निकाला जाए वहां से। एवरीबडी वेरी कीन कि हमारे सिटीजन्स को वहां से निकाला जाए। भारत भी इसी जद्दोजहद में निकला हुआ था और भारत ने काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो गया है, और अमेरिका भी यही चाहता है। अमेरिका के मैक्सिमम थे वहां पे, तो अमेरिका भी यही चाह रहा है। अब बोला था कि 31 अगस्त के बाद डेडलाइन आप एक्सटेंड करिए, तालिबान ने मना कर दिया। मेजर गौरव, अब अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं, साथ ही साथ इसे भी उसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। जी, जैसे लोगों को बाहर निकालना है, मुझे लगता है कि जो अपाची है या F-15 एयरक्राफ्ट है जो वहां पे तैनात करे गए हैं, वो सिर्फ एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है। ये एक पावर प्रोजेक्शन का गेम चल रहा है वहां पे, कि किस तरीके से लोगों को बताया जाए कि अमेरिका अभी भी यहाँ पे स्ट्रेंथ में है, और जो भी अमेरिका के दुश्मन है उसको अमेरिका नस्तानाबूद कर सकता है। क्योंकि दीज आर वेरी कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट्स, चाहे आप F-15 एयरक्राफ्ट ले लें या फिर आप अपाची हेलीकॉप्टर गनशिप्स ले लें, इससे कोई इसके सामने कोई आना नहीं चाहता है। और यही चीज दिखाना चाह रहे हैं वो लोग, तालिबान को भी दिखाना चाह रहे हैं और इस्लामिक स्टेट को भी दिखाना चाह रहे हैं कि भाई अमेरिका ज्यादा दूर नहीं है, अगर तुमने कुछ भी करा आगे से तो वी हैव द एसेट्स टू टेक यू आउट। ठीक है, लेकिन मेजर गौरव, मैं भारत के लिहाज से अगर बात करूं तो आप कैसा खतरा देखते हैं? क्योंकि इसके आतंकी ऑलरेडी भारत में पहले ही पकड़े जा चुके हैं। मैं चाहे यूपी की बात कर लूं, मैं चाहे केरल की बात कर लूं। देखिए, अब हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, हम लोग जब इस्लामिक स्टेट को एक ज्योग्राफिकल एंटिटी समझते हैं, वो इस्लामिक स्टेट वाले अपने आप को ज्योग्राफिकल एंटिटी समझते होंगे, लेकिन हमें गलती नहीं करनी चाहिए। ये एक आइडियोलॉजी है। जो केरला में अगर कोई हमारा लड़का है, लड़की है, जो भी है, या कोई भी हो कहीं पे भी, ये आपने देखा होगा, ये बाहर जाके थोड़ा ना रेडिकलाइज हो, इंटरनेट पे रेडिकलाइज हो रहे हैं लोग। इंटरनेट का इस्तेमाल करा जा रहा है, फेसबुक का, ट्विटर का इस्तेमाल करा जा रहा है, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का और वेबसाइट्स का, दीगर वेबसाइट्स का इस्तेमाल करा जा रहा है इनको रेडिकलाइज करने के लिए, और ये लोग जाके फिर बाहर जाके लड़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए खतरा है। सिर्फ केरला की बात नहीं, हैदराबाद की बात भी है इसमें दिल्ली से भी लोग पहले हमें खबर आई है, और भी अलग अलग जगह हैं भारत में जहाँ से लोग जाते रहते हैं, जो मुस्लिम यूथ को ये लोग बरगलाते हैं, उनको झूठ बोलते हैं। कुछ लोग वापस भी आए हैं जिन्होंने बड़ी दुख वाली कहानी सुनाई है, दुख वाली कहानियां सुनाई है कि वहां पे कितना जुल्म होता है इनके साथ। तो ये सब हमारे लिए जरूर खतरे की बात तो है। ये लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं जल्द से जल्द, जिसके हाथ में जो आ रहा है। कई लोग अपना सामान यूं ही छोड़ के बस अपने बच्चों का हाथ पकड़कर यहाँ से निकल जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो यहाँ से निकल सके। क्योंकि देखिए, जो डेडलाइन थी वो भी अब करीब आ रही है, और वो डेडलाइन तक क्या सब लोगों को निकाला जा सकेगा, ये भी एक यक्ष प्रश्न अपने आप में बना हुआ है मेजर गौरव, कि वो जो डेडलाइन है वो डेडलाइन भी अब करीब आ गई है। कैसे होगा पूरा ये ऑपरेशन? बिल्कुल समझ के बाहर है, और जो विश्व की शक्तियां वो यही सोच रही है कि किस तरीके से इवैक्यूएशन होगा, क्योंकि अब हम लोग 27 पे खड़े हैं, 3 दिन बाकी है, और कई लोगों का भी, हजारों लोगों का इवैक्यूएशन करना है। अगर आप सिर्फ फॉरेनर्स की बात करें तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो अफगानी हैं, जो जाना चाहते हैं वहां से, अफगानिस्तान के बाशिंदे में, उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन बहुत मुश्किल है। अब या तो इनकी पीठ पीछे कोई डील हुई है कि हम आपको धीरे धीरे जाने देंगे, लेकिन सबके सामने डेडलाइन हम 31 की रखेंगे, या कुछ ऐसी बातचीत हुई है जिसके बारे में मुझे नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बहुत, जिसको कहते हैं कि डेंजरस महाज पे हम लोग खड़े हुए हैं इस वक्त।
कि सिर्फ आई थिंक तीन एक दिन बाकी हैं और अभी कुछ भी हो सकता है उसके बीच में, क्योंकि ये 3-4 दिन हैं जो बाकी हैं जिसमें हमें देखना है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान क्या एक्शन लेगा इसमें। जो तालिबान करेगा 31 के बाद करेगा, लेकिन ये 4 दिन में हमें देखना है कि इस्लामिक स्टेट और क्या क्या करेगा यहाँ पे। लेकिन अमेरिका क्या करेगा मेजर गौरव? उसे तो धमकी पहले ही दे चुका है तालिबान। जी अमेरिका, देखिए बात ये नहीं, तालिबान की धमकी की ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई अमेरिका अगर अपनी सी पे आ जाए तो पर, लेकिन फिर उसमें खर्चा बहुत है, फिर उसमें अमेरिकी जानें चली जाएंगी, ये सब चीजें हैं। देखिए पिछली बार जब अमेरिका आया था तो 4 दिन के अंदर तालिबान भाग गए। तो तालिबान के बस का नहीं है होल्ड करना ग्राउंड। मैं जंग की बात कर रहा हूँ, मैं लड़ाई की बात कर रहा हूँ, भगवान न करे लड़ाई हो, लेकिन ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं था। ये जो तोप है ये तैयार है। जिस तरह से तालिबानी एक के बाद एक रणनीति हालांकि तमाम फेल हुई है, हालांकि कोई रणनीति ही नहीं है अगर पंजशीर के लिहाज से देखा जाए तालिबान की। जिस तरह से उसको काबुल बहुत ही आसानी से मिल गया, उसे लगा कि शायद पंजशीर को भी वो उसी तरह से फतेह कर लेगा। ये जानते बूझते हुए मेजर गौरव, ये जानते बूझते हुए कि 20 से 21 साल पहले क्या हुआ था, बावजूद उसके कोई रणनीति नहीं थी उसकी पंजशीर को लेकर। उसको लगा कि जितने आसानी से उसने काबुल को फतेह कर लिया, उतने ही आसानी से शायद वो पंजशीर को भी फतेह कर लेगा। शायद इतिहास नहीं पढ़ा था तालिबान ने कि पंजशीर आज तक फतेह नहीं हुआ, ना कभी फतेह होगा, ऐसा लोग कहते हैं। अब आगे क्या लिखा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद अगर तालिबान वाले थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेते। ये जो वेपन आप दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन में, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये ZU-23 है। ये इंडियन आर्मी इस वेपन को इस्तेमाल करती है। ये रशियन मेड वेपन है और एंटी एयरक्राफ्ट वेपन माना जाता है, लेकिन इसको कई जगह ग्राउंड रोल पे भी इस्तेमाल करा जाता है। और ये लोग जो इस्तेमाल करेंगे ग्राउंड रोल पे ही करेंगे। ये बहुत घातक किस्म का हथियार है और जिसको कहते हैं कि 1000 से ज्यादा राउंड्स पर मिनट। ये डबल बैरल है, इसमें 2 बैरल फायर करती है। तो आप समझ लीजिए ऐसे इनके पास कितने सारे होंगे। और जब ये ग्राउंड रोल पे इस वेपन को लगाएंगे और फायर करेंगे तो फिर तालिबान वाले सामने टिक नहीं पाएंगे, ना तालिबान की गाड़ियां, चाहे वो हल्की फुल्की आर्मर्ड व्हीकल्स भी हो। फुली आर्मर्ड की बात नहीं कर रहा, लेकिन हल्की फुल्की अगर आर्मर्ड व्हीकल्स तालिबान की होंगी या तालिबान की इन्फेंट्री भी आएगी पैदल सेना, वो इस वेपन के सामने नहीं रुक पाएगी। सामने ZU दिख रहा है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ इसको। तो ये वो वेपन है। तो इसका मतलब कि आधुनिक वेपन से लैस है मसूद के लड़ाके। ये सिर्फ AK-47 वाली फौज नहीं है, इनके पास आधुनिकतम हथियार भी हैं, इनके पास टैंक्स भी हैं, इनके पास आर्मर्ड व्हीकल्स भी हैं, इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स भी हैं, राइफल्स भी हैं, एक्सप्लोजिव्स भी हैं। हर एक किस्म के हथियार से लोग लैस हैं। प्लस अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे पंजशीर की, उस ज्योग्राफी में अंदर घुसना, उस टेरेन के अंदर घुसना नामुमकिन सा ही समझ में आ रहा है आज की तारीख में। एक तरफ तो तालिबान ये कहता है कि हमें सबका साथ चाहिए, वो नहीं चाहता है कि वो आइसोलेट हो जाए, वो चाहता है कि उसको मान्यता मिले दुनिया से। लेकिन जब ये पंजशीर की तरफ से ये आवाज उठती है, शांति की बात सामने आती है, तो फिर वो क्यों नहीं इस पर बातचीत करता है? क्यों हमेशा गोली या जिहाद की भाषा करने पर उतारू है? बात आराम से बैठकर क्यों नहीं कर सकता है? देखिए 2 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग। ये जो आपने देखा, ये जो मसूद के जो 2 स्पोक्स पर्सन थे जिन्होंने अभी मीडिया को एड्रेस करा या फिर अपनी क्लिप आगे दी, दोनों इंग्लिश बोल रहे थे। इसका क्या, देखिए छोटी छोटी चीजों का मतलब होता है। ये दुनिया को एड्रेस कर रहे हैं, ये सिर्फ आम लोगों को एड्रेस नहीं कर रहे, ये दुनिया से बातचीत कर रहे हैं और दुनिया को ये बता रहे हैं कि तुम हमारी मदद करो। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग सेंसिबल लोग हैं, हम लोग अक्लमंद लोग हैं, हम लोग अमन की बात करते हैं। और जो लड़ाई है वो हमारे लिए लास्ट रिजॉर्ट है कि जब तालिबान नई बात मानेगा तब हमें हथियार उठाने पड़ेंगे। तो ये दुनिया की तरफ ये अपनी इंफॉर्मेशन ये जो है ये दुनिया की तरफ डाल रही है लोग। ये जो मैं बात कर रहा हूँ पंजशीर के जो लोग हैं रेसिस्टेंस के, तो ये हमें समझने की जरूरत है। ये अपने आप को एक ऑल्टरनेटिव टू तालिबान इन द सेंस कि अगर हम आएंगे तो एक सेक्युलर माहौल होगा, हम आएंगे एक अच्छा माहौल होगा, खुशगवार माहौल होगा पाकिस्तान, आप हमारी मदद करिए, तालिबान को भाग देना। ये साफ सीधी बात है जो मुझे समझ में आया, जो मेरा तर्जिया है, मेरा एनालिसिस है। बाकी रही बात तालिबान क्यों नहीं समझता, तालिबान आज तक कहाँ समझा है? 20 साल तालिबान गुफा में छुपा था, कहीं और छुपा था, इसलिए क्योंकि अमेरिकन वहां पे हावी थे। तालिबान ये नहीं समझने वाला। आप देखिएगा, मैं आज प्रेडिक्शन आपको दे रहा हूँ 3-4 दिन पहले, 1 सितंबर से आप देखिएगा किस तरीके से तालिबान सामने पेश आता है। जब वहां से ट्रूप्स अमेरिकन चले जाएंगे फिर आप देखिएगा। ये तो अभी सिर्फ लोगों को सड़क में जूते चप्पल और छड़ियों से मार रहे हैं, बैतों से मार रहे हैं। ये लोगों को, दे विल फ्लॉग पीपल इन पब्लिक।
इनकी शरिया कहते हैं, शरिया शरिया मतलब क्या? पब्लिक पनिशमेंट होती है। और जो चोरी करेगा उसके हाथ काटे जाएंगे, वो करेगा। अब देखिएगा सामने सामने, एक हफ्ते के अंदर देखिएगा किस तरीके से तालिबान अपना रंग बदलता है। ये जो अभी चल रही है ना, तालिबान की मार्केटिंग चल रही है सबके सामने कि प्यार की बात करो, अमन की बात करो, सब लोग रहो, कोई दिक्कत नहीं है, शरिया आप भी तो अपने हर देश एम्बेसीज में में रहो अपने हिसाब से और अपने जो उसको कन्वीनियंट लगता है उसके अकॉर्डिंग उसने शरिया में बदलाव किए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। उसने वो जो शरिया कानून उसमें बदलाव रखे हैं, इसमें ये जो मानते हैं प्योर शरिया भी नहीं है। ये जो मानते हैं इसमें जो कबायली कानून है फ्रंटियर एरियाज का या अफगानिस्तान का, इसमें वो भी मिक्स्ड है। इसमें काफी सारी, जैसे वो 15 साल के ऊपर से लड़कियां, इनकी शादी होगी, उसका फरमान जारी कर दो और जबरन बापों से उनकी बेटियां छीन लो, माओ से उनकी बेटियां छीन लो। ये शरिया में नहीं है। ये तालिबान ने खुद ही इन्वेंट कर दिया इसको शरिया का नाम देके। तो कुछ चीजें ये लोग शरिया की लेते हैं और कुछ चीजें अपने कबायली कानून की अपनी मनमर्जी लगा के उसको लोगों को बोल देते हैं कि इस्लामी शरिया। ये भी काम कर रहा है तालिबान। तो ये देखने वाली बात है।